बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की, तो कितने तरीके के गैमेट्स हैं हमारे पास? दो तरीके के गैमेट्स हैं। कौन कौन से? पहले को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरे को कहा जाता है oogenesis। सो हमने गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है। पहले को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं oogenesis। सो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इनसाइड द टेस्टिस ऑफ मेल। तो अगर मेल के पास जो गैमेट बनते हैं, आप उनको क्या कहते हैं? आप उनको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो जोआ कहते हैं। और यही स्पर्मेटोजोआ के बनने की प्रक्रिया जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हैप्लॉइड मेल गैमेट का कॉन्सेप्ट है आपके पास। दूसरा क्या है? दूसरा है फीमेल गैमेट, ठीक है। और फीमेल गैमेट के बनने की प्रक्रिया को आप क्या कह रहे हैं? oogenesis कह रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, इसको आप क्या कहते हैं? ओवा या एग कहते हैं, विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ये सिंपल बात है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, और oogenesis के प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रोसेस है आपका वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का। देखिएगा, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में एक चीज क्लियर है कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड टेस्टिस ऑफ द मेल, ठीक है। और देखिए, इस दुनिया में केवल ह्यूमन मेल की बात तो नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग किस्म के मेल जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। हम जब टेस्टिस पढ़ रहे थे तब भी हमने आपको एक दो एग्जांपल दिए थे। जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, ठीक है ना, जिनको आप क्या कहते हैं? सीजनल ब्रीडर, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही उनकी ब्रीडिंग होती है। जैसे डॉग्स में, रैबिट में, रैट में, ठीक है। तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें की सीजनल ब्रीडिंग की कंडीशन है। जैसे अभी का जो टाइम है स्प्रिंग सीजन, ठीक है, इट इज द परफेक्ट टाइम ऑफ ब्रीडिंग ऑफ रैट एंड परफेक्ट टाइम ऑफ ब्रीडिंग ऑफ डॉग, ठीक है। डॉग का सबसे बेहतर टाइम होता है ब्रीडिंग का, ये समझ में आ रहा है ना। तो उस पर्टिकुलर टाइम में ही मेल जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझिएगा बात को। और क्या होता है, समझिए क्या होता है कि जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें टेस्टिस सबसे पहले एब्डोमिनल कैविटी में ही रिसाइड करता है, ठीक है। यानी टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और जब जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जब वो सीजन मिल जाता है उनको, जब ब्रीडिंग की सीजन आ जाती है, उस पर्टिकुलर टाइम में ही केवल टेस्टिस जो होते हैं दे डिसेंड इनसाइड द स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो उस समय इनकी डिसेंडेंट होती है, वो ऊपर से नीचे आते हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर फिल होते हैं और उसके बाद वो अपने साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। और जब तक ब्रीडिंग की सीजन कंटिन्यूअस रहेगी तब तक टेस्टिस जो होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे? स्क्रोटल सैक में। और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाएगी, दोबारा से वो पहुंच जाएंगे एब्डोमिनल रीजन में, बिकम फंक्शनलेस। समझ में आ रहा है? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो यहां पर पूरा का पूरा खेल है टेस्टिकुलर साइकिल का, ठीक है, जो ब्रीडिंग सीजन में परफॉर्म होते हैं। जिस समय में ब्रीडिंग सीजन अवेलेबल होगी उस टाइम में ये टेस्टिस फंक्शनल होंगे, एब्डोमेन से नीचे उतर करके स्क्रोटल सैक में पहुंचेंगे और स्क्रोटल सैक में अपने टेस्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे अमाउंट में स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे और उस कंडीशन में जब ब्रीडिंग होगी तो उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। क्लियर है? लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग सीजन खत्म, उसके बाद वो वापस से एब्डोमिनल रीजन में पहुंच जाएंगे। ये तो एक कंडीशन हुआ, एक तरीके के एनिमल की बात हम कर रहे हैं। दूसरा एक और तरीके का एनिमल है, ठीक है, जिसमें कि टेस्टिस जो होते हैं वो एनी टाइम फंक्शनल हैं, ठीक है, एंड टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटल सैक थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ जो है वो स्क्रोटल सैक के अंदर आपका टेस्टिस जो है वो अवेलेबल है, जैसे ह्यूमन बींग, ठीक है, जैसे ऑक्स, बुल, ठीक है, लॉइन, मेल लॉइन जिसको कहते हैं। तमाम जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें टेस्टिस जो होते हैं वो बैट,
वो सारे के सारे जो हैं वो टेस्टिस हमेशा स्क्रोटल सैक के अंदर होंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें स्क्रोटल सैक का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, जैसे एलिफेंट, इचिडना, ठीक है, ओटर, ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है? एलिफेंट है इसमें, देखिए इसके एग्जाम्पल को मैं बोर्ड पर मेंशन कर दे रहा हूं। एलिफेंट है, ओटर है, इचिडना है जिसको स्पाइनी एंट ईटर कहते हैं, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटोथेरियन मैमल। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या है? इनके पास स्क्रोटल सैक के कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी स्क्रोटम इज नॉट अवेलेबल। तो उस कंडीशन में फिर जो टेस्टिस के टेम्परेचर रेगुलेटरी एक्टिविटी की बात करते हो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फिर वो कैसे परफॉर्म होता है? तो उसके लिए आपको ये वाली बात बताए थे, देखिए दोबारा से बता रहे हैं कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है इनसाइड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, और उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो फैट की लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्लबर कहते हैं। और फैट की लेयर कैसी होती है? इंसुलेटेड लेयर होती है। तो वो क्या करते हैं? वो वहां पर थर्मो रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं, यानी वही रोल प्ले करते हैं जो आपके अंदर स्क्रोटल सैक प्ले करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं वापस से ह्यूमन बीइंग की। देखिए ह्यूमन बीइंग में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होते हैं वो टेस्टिस के अंदर हो रहे हैं, ये तो सबको पता है, और ये 4 अलग अलग प्रोसेसेस में डिवाइड किए गए। कितने प्रोसेसेस हैं इनके? 4। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जरा इसको चेक करें। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस कह लीजिए या प्रोसेसेस कह लीजिए। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं इसमें? तो देखिए पहला जो फेज होता है इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। दूसरा जो फेज होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। तीसरा जो फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन फेज। और चौथा जो फेज है हमारे पास दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। सो 4 अलग अलग प्रोसेसेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव फेज। दूसरा जो फेज है उसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ फेज। तीसरा जो फेज लिखा हुआ है वो क्या है? मैच्योरेशन फेज। और चौथा फेज जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अगर एक एक लाइन में आप डील करना चाहें तो सबसे पहला फेज मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवीजन ऑफ सेल्स। और ये डिवीजन ऑफ सेल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? माइटोसिस के फॉर्म में, ठीक है। और क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अभी हम बना करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद क्या होता है? ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उनमें से कोई एक, वैसे तो सब करेंगे लेकिन एक बार में कोई एक ही दिखा सकते हैं, ठीक है। बार बार तो आप एक ही चीज को दिखाएंगे नहीं। तो हम लोग जो बनाते हैं उसमें 4 में से कोई एक को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन करेगा चारों, ठीक है ना। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो बनते कितने हैं? 4। और 4 में से एक स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले अपने साइज को बढ़ा लेते हैं। साइज को बढ़ा करके वो क्या करते हैं? अपने मैक्सिमम साइज को अटेन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? मैक्सिमम साइज को अटेन करते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट? क्या कहते हैं आप उसको? ग्रोथ फेज कहते हैं। एक बार जब ग्रोथ फेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद आ जाती है मियोसिस की बारी, ठीक है। तो जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। उसके बाद मियोसिस 1 होगा जिसमें वो क्या बनाते हैं? एक सेल कितने सेल में डिवाइड होता है? नियम से 4, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं होता। मियोसिस 1 में कितने सेल बनते हैं? 2, बट क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। तो सबसे पहले क्रोमोसोम इनके हाफ हो जाता है। नंबर ऑफ सेल कितने बने? 2। क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो फिर क्या बनाते हैं? वो फिर बनाते हैं स्पर्मेटिड। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिड। मियोसिस सेकेंड के बाद टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनते हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बनते हैं? 4। और चारों के पास क्या है? क्रोमोसोम नंबर हाफ, यानी 23, 23, 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर है? उसके बाद प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस का, क्योंकि देखिए जो स्पर्म सेल बनते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आने हैं, खास करके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, वो कौन बनाता है? मतलब अब कह लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी नहीं, स्पर्मेटिड इज नोन एज व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्म का बनना। और उसके बाद फिर स्पर्म में थोड़े बहुत चेंजेस की शुरुआत होती है,
ताकि कि मैच्योरिटी के प्रोसेस को वो गेन कर सके। क्लियर है? तो आपके पास कितनी चीजें बनी? आपके पास 4 चीजें बनी है। पहले स्पर्मेटोगोनिया बना है, उसके बाद क्या बना है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, उसके बाद क्या बना है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, उसके बाद क्या बना है? स्पर्मेटिड बना है, और स्पर्मेटिड से कन्वर्जन किसकी हुई है? स्पर्मिया स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? अब इस प्रोसेस को हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं इसको। लगता है किसी को नींद आ रहा है, सच में? किसको आ रहा है भाई? अच्छा, आपको। रिकॉर्डिंग मेरी, इसलिए नाम नहीं लेता मैं बच्चों का। चलो कोई बात नहीं है। जैसे अगर आपको जगह जगह सोना आता है, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं, बट ऐसा काम कौन करता है? खड़े खड़े कौन सोता है? बैठे बैठे कौन सोता है? कौन सा जानवर? घोड़ा खड़े खड़े सोता है। ठीक है, आप बैठे बैठे सो जा रहे हैं, आंख खुला करके सो जा रहे हैं। हाँ, घोड़ा एकमात्र ऐसा जानवर है जो खड़े खड़े सो जाता है। ठीक है, तो आप उससे भी बेहतर हैं, बैठ के और आंखें खुली हैं और आप सोए हुए हैं। तो कितना बड़ा टैलेंट है, मतलब ये सब सिद्ध पुरुष महात्माओं के पास होते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे। देखिए इधर ना, कहाँ गया? अच्छा, तुम महात्मा ही नहीं हो, क्या बोले अभी हम। चलो कोई नहीं, बताते हैं अभी। प्रोसेस में ही है, देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास, देखो इधर, सबसे पहले आपके पास क्या है? ध्यान देना, एक सेल है, ठीक है, और इस सेल को आप 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। छोड़ दीजिए अभी। अब देखिए यहां से ये क्या कर रहे हैं? यहां से ये चले जा रहे हैं माइटोसिस में। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं, और माइटोसिस करने के बाद माइटोसिस में जा रहे हैं, और माइटोसिस में जा रहे हैं तो कितने सेल बनाएंगे? ये 2 सेल्स बनाएंगे। समझते जाना इसको, कितने सेल्स बना रहे हैं? 2। और इन दोनों सेल्स जो हैं, इनके पास भी कंडीशन क्या है? 2n की, क्योंकि माइटोसिस है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस के तस रह जाएंगे। चलिए उसके बाद फिर क्या हो रहा है? फिर इनकी डिवीजन हो रही है, तो ये कितने सेल बनाएंगे? 2, और ये भी कितने सेल बनाएंगे भाई? 2। ठीक है ना? यहां पर भी माइटोसिस है, और यहां पर भी क्या है? माइटोसिस। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये कितने सेल हो गए? अब 4, 1 2 3 और 4। क्या हो गया? 2n और 2n। नहीं, अब देखिए मैंने कहा क्या कि इन सब में, यानी इन चारों में से कोई एक सेल, किसी को भी ले लीजिए आप, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मैंने इसको ले लिया, सपोज इस वाले सेल को। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और इसको भी ले सकते हैं। करना चारों को है, फिर से कह रहा हूं, याद रखना, करना चारों को, क्योंकि अभी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। ठीक है, तो इस पर मत कंफ्यूज करना है कि एक ही जो है वो आगे अपना ना साइज बढ़ा रहा है और आगे जाकर के स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नहीं, ये भी उसी तरीके से करेंगे, ये भी, लेकिन बोर्ड पर या कॉपी में कितनी बार बनाओगे एक ही चीज को बिना मतलब पर? इसलिए हमने एक ही को चूज किया। अब ये क्या करेंगे भाई? ये अपने साइज को बढ़ा देगा। ठीक है ना? अभी अपने साइज को बढ़ाएगा इसमें। ठीक है, ये क्या है? अभी भी 2n है, क्योंकि अभी भी तो साइज इसका वही है। सॉरी, अभी भी तो क्रोमोसोम नंबर वही, क्रोमोसोम में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं। ये चला गया किसमें? ये चला गया मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में, और जैसे ही मियोसिस 1 में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसके क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? n हो गए। अब क्या होगा? फिर से ये डिवाइड करेगा, क्योंकि मियोसिस है तो 2 बार इसको डिवाइड करना है। क्या बनाएंगे? 4 सेल बनाएंगे, 1 2 3 और 4। क्या होगा? n और n। अब ये सारे के सारे जो होंगे वो आगे बढ़ करके क्या बनाने जा रहे हैं? स्पर्मेटोजोआ। चारों क्या बना दिए? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है। अब देखिए इसमें अब आपको बहुत सारी बातें लिखनी है, क्योंकि अभी तो आप केवल बस आउटलाइन ड्रॉ की है, नहीं तो अब हम लोग जरा लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, देखिए
ये जो बना, ये क्या है आपका, ये जो पहला वाला सेल है इसको आप कहते हैं स्पर्म मदर सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आप इसको, स्पर्म मदर सेल कहते हैं। अच्छा, ये जो बन रहा है 2 सेल, ये जो 2 सेल बन रहा है, यानी टोटल 4 सेल बने हैं। तो देखिए आपके बुक पे डायरेक्टली ये स्पर्मेटोगोनिया लिख देते हैं, आप चाहें तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया और सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया भी लिख सकते हैं। सो इट इज, ये दोनों मिलाकर के क्या हो गए, स्पर्मेटोगोनिया। ये दूसरा जो आपका स्टेप है उसमें क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए स्पर्मेटोगोनिया के बाद ये जो बना है ये क्या है, इसको आप कहते हैं स्पर्मेटो, ऐसे लिखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं इसको। अच्छा, ये जो बना है 2 सेल मियोसिस 1 के बाद, ये क्या बना, ये बना है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। और देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर लिखेंगे मियोसिस सेकेंड, और यहां पर भी क्या है, मियोसिस सेकेंड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया तो उससे अब क्या बनेगा, तो ये जो आप 4 देख रहे हैं इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं स्पर्मेटिड। और ये जो बना इसको आप क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कंडीशंस है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर प्रोसेस में जाइए, ध्यान दीजिएगा, यहां यानी स्पर्म मदर सेल से प्रोसेस को लेकर के, और आप कहां आ रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया तक के बनने के प्रोसेस को लेकर के। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेटिव फेज, मल्टीप्लीकेटिव फेज। चलिए ये वाला जो फेज है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं ग्रोथ फेज। इसके बाद देखिए इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। और लास्ट को आप क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कुल कितने प्रोसेसेस हो गए, कुल आपके पास 4 प्रोसेसेस है। पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, पहला जो प्रोसेस है वो है आपका स्पर्म मदर सेल से लेकर के स्पर्मेटोगोनिया तक के बनने के प्रोसेस। और देखिए स्पर्म मदर सेल से लेकर के स्पर्मेटोगोनिया जो बने उसको आपने क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव फेज लिखा है। दूसरा जो फेज आपने लिखा है वो क्या है आपका, ग्रोथ फेज। ठीक है, इस ग्रोथ फेज में कहां से कहां तक की बात आ गई, तो देखिए ये चारों अपने साइज को बढ़ाएंगे एक एक करके। ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं उसी के फेज को आप क्या कह रहे हैं, ग्रोथ फेज, क्योंकि केवल साइज बढ़ रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट जो है इसका मियोसिस डिवीजन, यानी ये चले जा रहे हैं अपने मियोटिक डिवीजन में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की जो प्रोसेस होती है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये क्या बन रहे हैं, स्पर्मेटिड। ये और ये बनने की जो प्रक्रिया होती है इसी को आप क्या कह रहे हैं, मैच्योरेशन फेज। एंड द लास्ट फेज जिसमें क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इस फेज को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है। तो ये 4 अलग अलग किस्म के फेजेस हैं जिनके बेसिस पर आपने क्या किया हुआ है, आपने पूरे के पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए एक शॉट में आप इसको याद रखिए। सबसे पहले क्या है आपके पास, स्पर्म मदर सेल, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, स्पर्म मदर सेल। कैसा है, 2n, 2n का मतलब डिप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46। चलिए उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, डिवीजन में जा रहे हैं। कौन सी डिवीजन है, माइटोसिस। क्या बनाएंगे, 2 सेल बनाएंगे, 1 से 2 ही बनता है माइटोसिस में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम सिमिलर टू द पेरेंटल सेल, तो क्या हो जाएगा 2n यानी 46 क्रोमोसोम। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये फिर से डिवाइड कर रहे हैं सिमिलर प्रोसेस के थ्रू, दैट इज द माइटोसिस। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बन गए, 4। और इनको आप यानी पहले 2 और दूसरे 4, 2 से 4 बने, तो ओवरऑल इन चारों को मिलाकर के आप क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। और यहां तक की प्रोसेस जो है इसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन फेज। एकदम याद करके जाइए यहां से।
ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या करना है, 4 में से किसी एक के नंबर को बढ़ाना है। तो जब आप 4 में से किसी एक के नंबर को बढ़ा रहे हैं, मतलब साइज को बढ़ा रहे हैं, सॉरी साइज को बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप, वैसे तो आपको चारों करना है, देखिए मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, करना चारों है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में अटकोगे, अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। चारों में से कोई एक अपने साइज को पहले बढ़ाएगा। जब ये साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्रोथ फेज। तो इसीलिए आप उस फेज को क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज। अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव हुआ क्या? ऑब्वियसली नो। अब उसके बाद क्या हो रहा है अब उसके बाद फिर अब इन्होंने अपने मैक्सिमम साइज को अटेंड कर लिया। आप याद कीजिए 11वीं क्लास में हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा था। 2 फेजेस होते थे। पहला जो फेज था वो क्या था, सेल ग्रोथ, और दूसरा क्या होता था, सेल डिवीजन। यही करते थे ना, या सेल साइकिल जिसको कहते थे। तो सेल ग्रोथ की जो प्रोसेस होती थी उसमें सेल अपने साइज को मैक्सिमम कर लेता था। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, डिवाइड करना है। तो जब डिवीजन की प्रक्रिया होगी तो उस कंडीशन की प्रक्रिया, चूंकि हमको बनाना है गैमेट, तो गैमेट बनाना है, तो अब तक तो हमने ढेर सारे पहले नंबर ऑफ सेल्स ले लिए, अब हमें गैमेट में जाना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, हमने मियोसिस के प्रोसेस को यूज करना। तो हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, मियोसिस 1। और उस मियोसिस 1 में क्या होंगे, उस मियोसिस 1 में हमें क्या मिलने जा रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सबसे पहले मियोसिस 1 में कितने सेल बनते हैं, 2। कितने सेल बनते हैं, 2। और ये देखिए दोनों सेल हैं एन और एन के फॉर्म में, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो 46 थे इट वुड बिकम 23। आधे हो गए। चलिए अब ये क्या बना दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट डिवीजन में जाएंगे, नेक्स्ट मियोसिस में, जिसको आप क्या कहते हैं, मियोसिस सेकेंड। और जैसे ही ये मियोसिस सेकेंड को करेंगे, क्या बनाएंगे, ये 4 सेल्स। और चारों कैसे सेल्स होंगे, हैप्लॉइड होंगे। चारों सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्या कहे जाएंगे, स्पर्मेटिड। और उसके बाद जब ये स्पर्मेटिड बन गए तो अब इनमें केवल चेंजेस होंगे। ठीक है, स्पर्मेटिड में कुछ बदलाव होंगे, जैसे कि सेल का जो स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी है वो थोड़ा इलोंगेटेड होगा, पॉइंटेड होगा। ठीक है, गोल्गी बॉडी जो होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, एक एक्रोसोम बनाएगा और दूसरा हिस्सा गोल्गी रेस्ट बनाएगा। जो एक्रोसोम में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको गोल्गी रेस्ट कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो होंगे वो आकर के उनके नेक के रीजन में सिचुएटेड हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। अभी जब फोटो हम बनाएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज नोन एज मिडिल पीस। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। समझ में आ रहा है क्या क्या बदलाव हो रहा है। और उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो गुच्छा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो ज्यादा नंबर होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नेबन कर्ण। क्या कहते हैं, नेबन कर्ण। जो क्या करते हैं, नेबन कर्ण। क्योंकि जगह नहीं है इसलिए देखिए नेबन कर्ण कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू द डेवलपिंग स्पर्म, मतलब फॉर द स्पर्म। ठीक है, उनके मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भाई एनर्जी होगी तभी तो मूव करेगा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद टेल लाते हैं। ठीक है ना, तो सारे के सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के क्रम में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब समझ में आ गया। अच्छा, एक और टर्म यूज किया जाता है बहुत, पता नहीं आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा है कि नहीं, उसको कहते हैं स्पर्मीशन या स्पर्मिएशन। ये क्या होता है, स्पर्मिएशन। देखिए जिस समय में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, ठीक है ना, स्पर्म के फॉर्मेशन होते हैं, और वो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में बनने के बाद जब आगे निकलते हैं, यानी बाहर निकलते हैं उस ट्यूब से, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल या सिक्रीशन ऑफ स्पर्म आउट फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आफ्टर देयर फॉर्मेशन, देन इट इज नोन एज स्पर्मिएशन। इस टर्म को याद रखिएगा, कभी ना कभी आपको फंसा देगा। इस बार के नीट में पूछा गया, ठीक है ना, स्पर्मिएशन से सवाल पूछा गया, और कैसे, असर्शन रीजन से। स्पर्मिएशन का उन्होंने डेफिनेशन दे दिया और नीचे उन्होंने एक रीजन दे दिया। समझ में आ रहा है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल से अगर स्पर्म बाहर आते हैं टू द नेक्स्ट ट्यूबुलर रीजन फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, देन इट इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं आप उसको, स्पर्मिएशन कहते हैं। किसी को दिक्कत। अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, सिंपल सवाल आपसे पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, फॉर्म्ड बाय वन स्पर्म मदर सेल। ठीक है, एक स्पर्म मदर सेल से टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ कितने बनेंगे, बताइए देख करके बताओ। यहां
कितने बनेंगे? नंबर बताइए। 16, डबल हो गया 16। हाँ जी, कितने बनेंगे? कैसे? बहुत अच्छा, एक अभी जस्ट बताए हैं। देखिए 4 जब आपके पास क्या है स्पर्मेटोगोनी, ये 4 स्पर्मेटोगोनिया हैं एंड ईच स्पर्मेटोगोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटोजोआ। तो नंबर कितने हैं? 4। एक ने 4 बनाया तो 4 कितना बनाएगा? 16 बनाएगा। यही फीमेल में नहीं होता, ठीक है ना? इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा एक सवाल थोड़ा और टिपिकल कर देगा, वो ये पूछेगा कि द टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड बाई, ध्यान देना, फॉर्म्ड बाई स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब सिंगल स्पर्मेटोगोनिया। तब इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 4। समझ में आ रहा है ना? तो अगर स्पर्म मदर सेल से नंबर ऑफ स्पर्म पूछेगा तो आपका आंसर होगा 16, ठीक है? और अगर स्पर्मेटोगोनिया से पूछेगा कि नंबर ऑफ स्पर्म कितने बनेंगे, दैट इज 4, ठीक है? क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, सिंगल स्पर्मेटोगोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स, दैट इज 4। अब समझ में आ गया? तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया सबको? हो गया? और अच्छा, क्या हुआ? अरे तुमको अब धर्मात्मा घोषित कर दिए, मतलब कुछ भी धर्मात्मा जैसा बिहेव भी करना है, लगेगा कि हाँ तनी हो, नहीं तब ना मजा आएगा देखने से। नहीं, धर्मात्मा गिरी कर रहा था, हम पढ़ा रहे थे तो ऐसे मुंडी झुकाए हुए था, भगवान से भेंट कर रहा था, ठीक है? और उसके साथ बगलगीर भी है उसका, टोपी वाला बच्चा, ठीक है? उसको भगवान से भेंट करा रहा था। दोनों लगे हुए थे अपने अपने काम में। एक कह रहा चलो तुमको भगवान से भेंट कराते हैं, ठीक है? अरे गजब तुम भी, लेकिन हो बहुत बेहतर। देखो नाम नहीं ले रहा हूं तुम्हारा, ठीक है? हाँ चलो कोई नहीं, चलिए तो अब हम लोग इसको रहने देते हैं आज यहां तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, दैट इज oogenesis, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।